IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि सर, लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की लंबी स्पीच देश ध्यान से सुन रहा है। आज भी वे सदन में बजट पर बोले, भाषण दिया, इसे चक्रव्यूह से जोड़ा। राहुल की ये दूसरी स्पीच है जिसे सबने कान लगाकर सुना, इसके अर्थ निकाले। क्या कहती इसकी बिग पिक्चर? देखो पुनीत, जो आज का जो भाषण था, ये जो नई संसद बनी है मतलब चुनावों के बाद, उसमें ये राहुल गांधी का दूसरा भाषण था। और जो मैं पिछले 10-12 सालों से जो देख रहा हूं, तो अगर मैं राहुल गांधी के पिछले सभी दिए भाषणों का टाइम मिला लूं तो इन दो भाषणों में जो उन्होंने ठहर के बाद भाषण बोली, अपनी बात बोली, वो ज़्यादा होगा। पहले उनकी शैली हिट और रन की होती थी, लेकिन ये जो दो भाषण का अगर समय हो तो लगता है कि संसद में इन दो भाषणों में वो सबसे ज़्यादा बोले। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात रही कि अब अपने भाषणों में वो एनालॉजीज या यूं कहें कि मेटाफर लेकर आने लगे हैं। अगर आप पिछले भाषण पर ध्यान दो तो वो अभय मुद्रा लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हर धर्म के जो व्यक्ति हैं वो अभय मुद्रा दिखाते हैं और ये कांग्रेस का सिंबल भी है, जिसका मतलब है कि अहिंसा, डरो मत और प्यार। तो ये उसका मतलब है। इस बार वो लेके आए चक्रव्यूह, जिसका कि उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह को पद्म व्यूह भी कहते हैं। और पद्म व्यूह मतलब कि वो लोटस के फॉर्मेशन की तरह होता है, लोटस के शेप की तरह होता है, जिसके अंदर हिंसा और डर है और जिसको कि मोदी अपने सीने से लगाकर घूमते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस चक्रव्यूह में जो युवा है, किसान हैं, छोटे और मझोले व्यापारी हैं और ओबीसी और एसटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन सबको मोदी सरकार ने इस चक्रव्यूह में फंसा रखा है, उनकी सारी समस्याओं को। और उनने आगे कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो अर्जुन की तरह मोदी सरकार के इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। तो और भी उन्होंने दूसरी बातें कही, लेकिन अगर मैं उनके भाषण की बिग पिक्चर देखूं कि उनके भाषण में क्या अच्छा था या क्या बुरा था, या उनका भाषण आखिर उनके भाषण से हमें टेक अवेज क्या मिलते हैं, तो पहली बात कि जो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, जो एक वो चक्रव्यूह की एनालॉजी लेके आए, उससे थोड़ा सा भाषण जो था वो इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग तो बना। ठीक है, उसने उनकी स्पीच को, इस वाली स्पीच को थोड़ा यादगार बना दिया। लोग याद रखेंगे कि वो एक चक्रव्यूह लेके आए, उन्होंने किस तरीके से मोदी की सारी योजनाओं को, सारी पॉलिसीज़ को उस चक्रव्यूह के अंदर घेरा, और कैसे उन्होंने बताया कि जिस तरह से महाभारत में 6 लोगों ने अभिमन्यु को मारा था, उसी तरीके से मोदी सरकार के 6 लोग इस चक्रव्यूह के अंदर आम जनता को परेशान करने में, मारने पर तुले हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत ये ट्रेडिशन होता है जिसमें वित्त मंत्री जो हैं अपने अधिकारियों को हलवा खिला रही हैं, जो कि क्या होता है कि जब बजट छपने जाता है तो उससे पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। उन्होंने उसको उठाकर उस फोटो को दिखाकर एक इमोशनल अपील की कि आप इस फोटो को देखिए, या जिन 20 लोगों ने बजट बनाया उसमें केवल 2 ही लोग SC, ST या OBC वर्ग थे। अब ये 20 लोग, उन्होंने कहा कि जो है बजट का हलवा पूरे देश को बांट रहे हैं, जिसमें जो 73% SC, ST, OBC के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो एक उन्होंने इस तरीके से एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की, उनकी ये इमोशनल अपील थी। फिर उन्होंने उसके बाद जो आजकल बजट को लेके जो एनालिसिस चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहे हैं, जिसमें सरकार की पॉलिसी, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे टैक्सेशन को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, या पूरी एक अर्थव्यवस्था को लेकर जो हो, उसके ऊपर जो भाव जनमन में और विपक्ष में जो चल रहा है उसको उन्होंने प्रतिबिंबित किया। तो वो उनका एक ठीक बात थी। लेकिन उनके भाषण में कमजोरी क्या थी? एक तो देखो पुनीत, मुझे लगता है कि अभी तक वो जो है इलेक्शन मोड से निकले नहीं हैं। तो उनका जो भाषण है कभी कभी इलेक्शन मोड की तरफ चला जाता है, जो कि उनको समझना होगा कि संसद में भाषण देना और इलेक्शन में भाषण देना ये अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसी कई बातें बोली जिसको कि किसी भी डेटा या स्टैटिस्टिक्स से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, केवल सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया या कोई उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, है ना। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि पूरे बजट में पेपर लीक का मामला नहीं था। अरे भैया, बजट और पेपर लीक का क्या लेना देना? तो ये सब जो चीज़ें हैं वो विपक्ष के काउंटर अटैक में आएंगी।
दूसरा, शब्दों का जो आडंबर था वो तो भाषण में दिखाई दिया, एनालॉगी भी दिखाई दी, लेकिन उनकी जो बातें थी उसमें सब्सटेंस नहीं था, या कोई ये कहें कि उचित तर्क नहीं थे। तो ये था जो उनके भाषण को कमजोर किया जिसने। और तीसरी बात कि अगर आप विपक्ष के नेता हो, प्रतिपक्ष के नेता हो, तो आप अगर बजट के बारे में बोल रहे हो तो आपको एक ऐसा कोई ऑल्टरनेट, एक कोई सोल्यूशन है या ऑल्टरनेट समाधान है उसे पेश करना चाहिए, या कोई एक विजन बताना चाहिए कि भाई आपकी पार्टी का विजन क्या है इस बजट को लेके, या आप अगर जब आएंगे तो उसमें आप क्या नया कर देंगे जो इस सरकार नहीं कर रही है, इस बजट में क्या कमियां हो सकती हैं। लेकिन आपने क्या कहा कि हम आएंगे तो जाति जनगणना करा देंगे, हम आएंगे तो किसानों की एमएसपी को लीगल कर देंगे, लेकिन वो तो अभी तो कोई ऐसा है नहीं। इससे बेहतर तो ये होता, उसकी तो कोई अभी संभावना है नहीं। आप अपोजिशन में हो, सरकार उसमें है, 5 साल सरकार चलेगी, उसके बाद देखा जाएगा कौन आता है, आप उस करने। और अगर करना आप एग्जाम्पल देना चाहते हो तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ आप करके दिखा सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं उस थोड़ी चीज़ों को, उनके भाषण को थोड़ा सा हल्का बनाती है। तो पूरा लब्बो लुबाब ये है कि जो पूरा भाषण था वो एक सरकार की आलोचना करता हुआ दिखाई दिया। उसमें कोई अगर वो विजन बताते या कोई समाधान बताते या कोई ऐसी चीज़ बताते, कोई डेटा या स्टैटिस्टिक्स लेके आते कि इस बजट में क्या कमी है, तो ये बजट चक्रव्यूह के जो उसमें लगता है जो खुद भी फंस के रह गए, उससे बेहतर ये होता कि वो उससे बाहर निकल पाते और एक मिसाल और एक नज़ीर जो है वो देश के सामने रखते, जिससे कि लगता कि हाँ भाई राहुल गांधी ने अपनी पीछे काफ़ी पढ़ाई की है, रिसर्च की है और कुछ देश के सामने सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये जो अब और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और एक ये संवैधानिक पद है, तो उनको जो है लोकसभा के या संसद के जो नियम कानून है वो उनका आचरण थोड़ा उसके तहत होना चाहिए। कई बार उनका जो आचरण है उससे बाहर निकल जाता है, जिसमें हमने देखा भी कि उनको टोका टोकी होती है। तो ये जो चीज़ उनको थोड़ा समझ के अपने आचरण को सुधारना चाहिए। भाषण वो ठहर के, रुक के, पिछले बारों से अच्छा दे रहे हैं, एनालॉजीज लेके आ रहे हैं जो इंटरेस्टिंग बना रहा है, लेकिन उसको उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके थोड़ा सब्सटेंस भी लाना होगा। पुनीत।